नमस्कार विद्यार्थियों, विश्रांत एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। तो विद्यार्थियों, हमारा पाठ चल रहा है जैसे पीटीईटी और प्री बीएसटीसी का पाठ चल रहा है। तो हमने कल एक पाठ कंप्लीट कर लिया है। तो आज हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितने वर्ग मील है? यानी राजस्थान का क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग मील पूछा है। वर्ग किलोमीटर नहीं पूछा है, वर्ग मील पूछा है। तो कितने वर्ग मील है? यानी 132 140 यानी 140 यानी 1,32,140 वर्ग मील कितना है? यानी 1,32,140 वर्ग मील हमारा जैसे राजस्थान का क्षेत्रफल है। ओके विद्यार्थियों, ये हमें ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान प्रदेश कौन से अक्षांशों के मध्य स्थित है? यानी राजस्थान के बारे में पूछ रहा है कि राजस्थान प्रदेश कौन से अक्षांशों के मध्य स्थित है। तो हम बात करेंगे। देखो, जैसे ये राजस्थान है, ये हमारा राजस्थान है, इसके बारे में पूछ रहा है ये कितने अक्षांशों के यानी कितने अक्षांशों के मध्य स्थित है। तो कितने अक्षांशों के मध्य स्थित है? तो 23 डिग्री 3 यानी 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट यानी अक्षांशों के मध्य यानी उत्तरी अक्षांश में स्थित है। यानी 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश के मध्य हमारा राजस्थान है। ये हमें ध्यान रखना है। ओके विद्यार्थी, यानी 23 डिग्री 3 मिनट से यानी 30 डिग्री 12 यानी उत्तरी अक्षांशों के मध्य हमारा राजस्थान है। ओके मित्रों, आपको समझ में आ गया होना। यानी 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य हमारा राजस्थान है। तीसरा प्रश्न है, खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि कहाँ है? यानी कौन से जिले में है? आप भी मेरे साथ साथ आंसर दीजिए अपने मन में, तो आपकी भी तैयारी अच्छी होगी मित्रों। खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि कौन सी है? तो हमें बताना है। तो कौन सी है? आप भी मेरे साथ साथ आंसर दीजिए। तो ये है विधि जैसे जैसलमेर में प्रचलित है। ये है जैसलमेर, ये जैसलमेर में प्रचलित है। यानी ये क्या होता है? एक अस्थायी बांध होता है, इसे खड़ीन कहते हैं। यानी अस्थायी बांध है, यानी अस्थायी बांध है ये। ओके, यानी अस्थायी बांध है, ये खड़ीन है। ये वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है, यानी कई वर्षों से चली आ रही विधि है। ये है जैसलमेर में है, तो ये अस्थायी बांध है। ओके मित्रों, चलते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आपको भी मेरे साथ साथ बताना है। यानी इसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री की राज्यपाल करता है। कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल करता है। यानी अनुच्छेद 164(1) के अंतर्गत करता है। ये हमें ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। हमारा आंसर है राज्यपाल। ओके विद्यार्थियों, 5वां प्रश्न है, पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? यानी पंचायत समिति का एक प्रधान होता है, वह अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? तो विद्यार्थियों, किसे सौंपता है ये बताना है। आप भी मेरे साथ साथ आंसर दीजिए। यानी पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? तो ये किसे सौंपता है हमें बताना है। तो मेरे साथ साथ आप भी आंसर दीजिए। विद्यार्थियों, यह क्या है कि जिला प्रमुख को अपना इस्तीफा देता है। किसे देता है? जिला प्रमुख होता है, यानी जिले में होता है
जिला प्रमुख उसको यह पंचायत समिति का प्रधान है इस्तीफा देता है। यानी जिला प्रमुख, यानी जिला प्रमुख को यह हमें ध्यान रखना है। यानी पंचायत समिति का प्रधान इसे इस्तीफा देता है तो जिला प्रमुख को इस्तीफा सौंपता है। छठा प्रश्न है मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना कब शुरू की गई? यानी पशुधन निःशुल्क दवा योजना कब शुरू की गई? तो 15 अगस्त 2012 को शुरू की गई। कब शुरू की गई? 15 अगस्त 2012। यानी निःशुल्क यानी पशुधन निःशुल्क दवा योजना कब शुरू की गई? तो 15 अगस्त 2012 को शुरू की गई। ये हमें ध्यान रखना है मित्रों। आगे है राज्य का पहला खुला विश्वविद्यालय। खुला विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? यानी राजस्थान का पहला खुला विश्वविद्यालय कहां पर है? तो कोटा में स्थित है। कहां है? कोटा में। यानी कोटा जिले में हमारा ये पहला राजस्थान का पहला खुला विश्वविद्यालय स्थित है। ये हमें ध्यान रखना है। सिलेक्टेड प्रश्न है, पूछे जाते हैं और आगे पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। राजस्थान में डेगाना किसके लिए प्रसिद्ध है? यानी राजस्थान में डेगाना स्थान है या ये है नागौर में स्थित है, ये किस लिए प्रसिद्ध है? यानी यहाँ पर एक खान है, किसकी? टंगस्टन की खान है। यानी टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है? टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। यानी डेगाना किसके लिए प्रसिद्ध है? यानी टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। ये हमें ध्यान रखना है विद्यार्थियों। आगे हमारा प्रश्न है कि राज्य में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब की गई? तो 1889 में की गई। कहां कब की गई? 1889 में की गई। यानी राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब की गई? यानी 1889। कौन सी थी? दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड। दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड के नाम से 1889 में स्थापित की गई। यानी प्रथम सूती वस्त्र मिल थी। यानी कहां की गई? ये ब्यावर में। कहां? ब्यावर में। ब्यावर कहां है? यानी अजमेर। अजमेर में की गई। ये हमें ध्यान रखना है मित्रों। ये हमें ध्यान रखना है। यानी राज्य की प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब की गई? तो 1889 में। यानी 1889 में दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड के नाम से की गई। ब्यावर अजमेर में की गई और यह निजी क्षेत्र की मिल है। यानी यह निजी क्षेत्र की है। यानी यह निजी क्षेत्र की है। ये हमें ध्यान रखना है। यानी निजी क्षेत्र की है। दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड, ब्यावर, अजमेर। ओके मित्रों, अब चलते हैं 10वां प्रश्न है राजस्थान का अधिकांश रेल मार्ग किस रेलवे क्षेत्र के नियंत्रण में है? तो राजस्थान का अधिकांश रेल मार्ग है उत्तरी पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत आता है। यानी उत्तरी पश्चिमी यानी राजस्थान का अधिकांश रेल मार्ग है उत्तरी पश्चिमी रेल मार्ग। यानी उत्तरी पश्चिमी रेलवे के क्षेत्र में इनका प्रशासनिक नियंत्रण है। यानी राजस्थान का अधिकांश रेल मार्ग किस रेलवे के प्रशासनिक नियंत्रण में है? तो उत्तरी पश्चिमी रेलवे के नियंत्रण में है। ये हमें ध्यान रखना है। 11वां प्रश्न है राजस्थान में हाथी महोत्सव कब मनाया जाता है? यानी राजस्थान में हाथी महोत्सव कब मनाया जाता है? तो हाथी महोत्सव मनाया जाता है यानी मार्च के महीने में। यानी तीसरा महीना होता है मार्च के महीने में जयपुर में मनाया जाता है। यानी मार्च में कहां मनाया जाता है? तो जयपुर में। हाथी महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है। 12वां प्रश्न है राज्य में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना कब शुरू की गई? तो कब शुरू की गई? तो 2 अक्टूबर 2011 को ये मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना शुरू की गई। कब की गई? 2 अक्टूबर 2011 को। कब की गई? 2 अक्टूबर 2011 को
सीएम द्वारा ये घोषणा की गई। कब? राज्य में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना यानी 2 अक्टूबर 2011 को की गई। ओके मित्रों, ये हमें ध्यान रखना है, ये हमें ध्यान रखना है। अब चलते हैं आगे। 13वां प्रश्न है हमारा कि राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति बिनाय अजमेर में कब स्थापित की? यानी ये पूछ रहा है कि राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति बिनाय अजमेर में कब स्थापित की गई? तो 1905 में, यानी 1905 में ये स्थापित की गई, यानी पहली सहकारी समिति है ये, यानी राजस्थान की पहली सहकारी समिति है 1905 में बिनाय अजमेर जिले में स्थापित की गई। ये हमें ध्यान रखना है, ये हमें ध्यान रखना है। आगे हमारा 14वां प्रश्न है विद्यार्थियों कि राजस्थान में छपनिया अकाल कब पड़ा? यानी राजस्थान में छपनिया अकाल कब पड़ा था? तो 1956 में पड़ा था, यानी विक्रमी संवत 1956 में पड़ा था, यानी विक्रमी संवत यानी 1956 में पड़ा था। और सन की बात करें तो 1899, सन की बात करें तो कब पड़ा था? 1899 में। ओके, आगे हमारा 15वां प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? यानी जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम दशकीय वृद्धि, यानी दशकीय मतलब यानी 10 वर्षों में, यानी न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो श्री गंगानगर जिला है और 10% यानी सबसे न्यूनतम वृद्धि दर हुई है। ओके विद्यार्थी, यानी श्री गंगानगर यानी कितने प्रतिशत हुई है? तो 10%। कितनी? 10% हुई है। तो जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो श्री गंगानगर है और 10% यानी वृद्धि दर हुई है। ओके विद्यार्थियों, अब बात करते हैं 16वां प्रश्न है कि 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में कौन से लोक देवता जाने जाते हैं? यानी 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में कौन से लोक देवता जाने जाते हैं? तो कौन से हैं? यानी कल्लाजी राठौड़ है। कौन है? वीर कल्लाजी यानी वीर कल्लाजी है। 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं, यानी चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में इन्होंने अपनी वीरता का जो परिचय दिया था। ओके मित्रों, अब बात करते हैं 17वां प्रश्न है, यानी पाबूजी की पढ़ कौन से वाद्य यंत्र के साथ बांधी जाती है? यानी पाबूजी महाराज हमारे लोक देवता हैं जैसे राजस्थान के, तो पाबूजी की पढ़ कौन से वाद्य यंत्र के साथ बांधी जाती है? तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बांधी जाती है और भोपों द्वारा ये पढ़ बांधी जाती है। ओके मित्रों, यानी किस कौन से वाद्य यंत्र के साथ? यानी रावण हत्ता ये रावण हत्ता वाद्य यंत्र है। ये हमने पीछे जो क्लास में हुई थी उसमें बताया था कि रावण हत्ता क्या है? तत्व वाद्य यंत्र है, यानी तार से बने वाद्य यंत्र तत्व वाद्य यंत्र कहलाते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। किस लोक संत की, यानी 18वां प्रश्न है, किस लोक संत की प्रमुख पीठ कतरियासर में स्थित है? यानी किस लोक संत की प्रमुख पीठ है जो कतरियासर में स्थित है? तो कतरियासर कहाँ है? बीकानेर में है। और कौन से लोक संत की है? यानी श्री जसनाथ जी की है। कौन सा है? जसनाथ जी है, यानी जसनाथ जी लोक संत है, इनकी पीठ है वो कतरियासर में स्थित है। यानी ये जगते अंगारों की ढेर पर ये अपना नृत्य करते हैं। इसे नृत्य करने को क्या कहते हैं? मतीरा फोड़ना कहते हैं। 19वां प्रश्न है, बुढ़ला का त्योहार कब मनाया जाता है? यानी बुढ़ला का त्योहार कब मनाया जाता है? तो चैत्र कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है, यानी चैत्र कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है, यानी बुढ़ला का त्योहार है ये चैत्र कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है और मारवाड़ में मनाया जाता है। कहाँ?
मारवाड़ यानी जोधपुर का क्षेत्र है, यानी जोधपुर के क्षेत्र में मनाया जाता है। यानी गुड़ला का त्योहार कब मनाया जाता है? तो चैत्र कृष्ण पक्ष की तृतीया को मारवाड़ में मनाया जाता है। सॉरी, चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। यानी चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी यानी अष्टमी को मनाया जाता है। यानी गुड़ला का त्योहार कब मनाया जाता है? तो चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। ये ध्यान रखना है। 20वां प्रश्न है कि राजस्थान का प्रसिद्ध बनेश्वर मेला किस माह में बनता है? यानी राजस्थान का ये प्रसिद्ध है बनेश्वर मेला, ये किस माह में बढ़ता है? तो ये माघ के महीने में बढ़ता है। कब बढ़ता है? माघ के महीने में, यानी माघ की पूर्णिमा को बढ़ता है। कब बढ़ता है? माघ की पूर्णिमा को बढ़ता है। ओके मित्रों, यानी राजस्थान का प्रसिद्ध बनेश्वर मेला किस माह में बढ़ता है? तो माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। ये भी ध्यान रखना है। आगे हमारा 21वां प्रश्न है कि बालक के जन्म पर किया जाने वाला संस्कार कौन सा है? यानी बालक के जन्म के बाद जो पहला संस्कार किया जाता है वो कौन सा है? यानी जात कर्म है, यानी बच्चे को पहली बार यानी शहद चटाया जाता है, या अन्य कोई जैसे और भी कोई चीज होती है तो वो भी बच्चे को चटाई जाती है, तो उसे कहते हैं जात कर्म। क्या कहते हैं? जात कर्म। कौन सा है? जात कर्म है। यानी बालक के जन्म पर किया जाने वाला संस्कार कौन सा है? जात कर्म है मित्रों। ये हमें ध्यान रखना है। पूछा जाता है 16 संस्कार है, उनके हम आने वाले जो भी जैसे भी हमारा क्लास होगी उसमें मैं लेके आऊंगा एक प्रश्न करके, सभी प्रश्न हम धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे। तो ये है जात कर्म। बालक के जन्म पर किया जाने वाला पहला संस्कार है जात कर्म है। लूंग आभूषण स्त्रियों द्वारा कहाँ पहना जाता है? यानी लूंग आभूषण होता है वह स्त्रियों द्वारा कहाँ पहना जाता है? तो नाक में पहना जाता है। कहाँ? नाक में पहना जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। यानी लूंग आभूषण है स्त्रियों द्वारा कहाँ पहना जाता है? तो नाक का आभूषण है। मेरे विद्यार्थियों ध्यान रखना है, 1% आभूषण से 100% पूछा जाएगा, तो हमें ध्यान रखना है। यानी लूंग आभूषण है ये नाक का आभूषण है, ये हमें ध्यान रखना है। 23वां प्रश्न है माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? यानी माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान कहाँ पर है? तो उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर है? उदयपुर, यानी उदयपुर में स्थित है। ये हमें ध्यान रखना है। ओके मित्रों, यानी माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान कहाँ है? उदयपुर में स्थित है। आगे 24वां प्रश्न है वर को जादू टोनों से बचाने के लिए कौन से गीत गाए जाते हैं? यानी वर को जादू टोनों से बचाने के लिए कौन से गीत गाए जाते हैं? तो कामण गीत गाए जाते हैं। कौन से? कामण, यानी कामण गीत गाए जाते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। आगे 25वां प्रश्न है कि वालर नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? यानी जनजाति है, ये जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है। तो वालर नृत्य कहाँ किया जाता है? सिरोही में किया जाता है। गरासिया जनजाति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? गरासिया, यानी वालर नृत्य है जो गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। ओके मित्रों, कहाँ पर? सिरोही में, यानी सिरोही। गरासिया जनजाति कहाँ निवास करती है? सिरोही में निवास करती है। ये हमें ध्यान रखना है। यानी 26वां प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है 200। कौन कितना है? 200। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? 200 है। ओके, ये हमें ध्यान रखना है कि राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? 200 है। 27वां प्रश्न है हमारा कि राजस्थान की सर्वाधिक लंबी अंतरराज्य सीमा कौन से राज्य से लगती है? यानी हमारा राजस्थान है, जैसे हमारा ये राजस्थान है, हम बात करते हैं कि ये हमारा राजस्थान है,
यानी ये हमारा राजस्थान है। तो इसमें यह कह रहा है हमारे को कि सबसे ज्यादा अंतरराज्य सीमा कौन से राज्य के साथ लगती है। तो यहाँ से झालावाड़ जिले की सीमा प्रारंभ होती है यहाँ तक, तो लगभग 1600 किलोमीटर है। 1600 किलोमीटर यहाँ पर मध्य प्रदेश है और ये हमारा राजस्थान है। ये हमारा राजस्थान है। तो सर्वाधिक किससे लगी? मध्य प्रदेश हमारा आंसर है। यानी सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा कौन से राज्य से लगती है? तो मध्य प्रदेश से लगती है। ये हमने बात की है। और हमने जैसे पहले जो कल वाली क्लास में हमने बात की थी, जैसे यहाँ पर पाकिस्तान से कितने किलोमीटर लगती है? 1070 किलोमीटर है। 1070 किलोमीटर है। और हमारी राजस्थान की स्थलीय सीमा है, यानी कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? यानी कुल स्थलीय सीमा कितनी है? यानी कुल स्थलीय सीमा है यानी 5920 किलोमीटर है। यह हमें ध्यान रखना है। यानी सबसे ज्यादा अंतरराज्यीय सीमा है वो यानी मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर बनाता है राजस्थान। और यहाँ से चंबल नदी निकलती है और इन चंबल नदी है ये भी इन दोनों राज्यों की सीमा बनाती हुई आगे यमुना में जाकर मिल जाती है। ये भी हमें ध्यान रखना है। ओके मित्रों, अब हम बात करते हैं आगे। जैसे 28वां प्रश्न है कि अरावली पर्वतमाला की लंबाई राजस्थान में कितने किलोमीटर है? तो कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। यानी अरावली पर्वतमाला की लंबाई कुल कितनी है? जैसे कुल लंबाई अरावली पर्वतमाला की यानी कुल लंबाई है इसकी 692 किलोमीटर। यानी अरावली की कुल लंबाई जो है 692 किलोमीटर। लेकिन ये क्या पूछ रहा है कि अरावली पर्वतमाला की लंबाई राजस्थान में कितनी है? तो 550 किलोमीटर है। 550 किलोमीटर है। ये हमें ध्यान रखना है। ये हमें ध्यान रखना है। ये अरावली पर्वतमाला जैसे यहाँ से हमारे राजस्थान में है। तो इसका विस्तार है गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली तक इसका विस्तार है। ओके विद्यार्थियों, ये हमें ध्यान रखना है। ये 692 किलोमीटर है कुल अरावली पर्वतमाला, यानी गुजरात से लेकर ये दिल्ली की रायसीना पहाड़ी तक है। यानी कितनी है? ये 692 किलोमीटर है। और राजस्थान में यहाँ ये राजस्थान की बात कर रहा है तो 550 किलोमीटर तक फैली है। ये याद रखना है। ओके मित्रों, आगे चलते हैं। 29वां प्रश्न है हमारा कि राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? यानी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है विद्यार्थियों? जैसे दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, हाड़ौती का क्षेत्र है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। यानी राजस्थान में यहाँ पर हमारा हाड़ौती का क्षेत्र है। यहाँ पर हाड़ौती का क्षेत्र है तो सर्वाधिक वर्षा हाड़ौती क्षेत्र में होती है। तो क्या कहे? हमारा आंसर होगा दक्षिणी और यह है पूर्वी, यानी दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। कौन सा? दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग हमारा आंसर है। ओके मित्रों, आगे चलते हैं। 30वां प्रश्न है कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत है? अरावली पर्वतमाला यानी राजस्थान का हमारे राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है, यानी कुल भूभाग है। इसका ये अरावली पर्वतमाला कितने प्रतिशत है? तो ये राजस्थान में कुल भूभाग का यानी 9% है। कुल भूभाग का 9% है और 9% के जगह 10% जनसंख्या निवास करती है। तो हमारा आंसर है 9%, यानी 9% है और 10% जनसंख्या निवास करती है। 10% जनसंख्या निवास करती है। ये हमें ध्यान रखना है। जनसंख्या निवास करती है कितने प्रतिशत? 10% जनसंख्या निवास करती है। तो विद्यार्थियों, आज हमने ये 30% तो किए हैं राजस्थान जीके के। अब हम रीजनिंग के लगभग 8-10% हल करेंगे विद्यार्थियों। अब हम रीजनिंग के सवाल हल करने जा रहे हैं। 31वां प्रश्न है कबूतरों, पक्षियों, कुत्तों, यानी कबूतरों, पक्षियों, कुत्तों के संबंध में कौन सा चित्र सही निरूपित कर रहा है? यानी हमने जैसे जीके के क्वेश्चन किए हैं, अब हम रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हिंदी के करेंगे, उसके बाद हम जैसे
अपने मनोविज्ञान के जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी हम मानसिक योग्यता के प्रश्न है योग वो भी हम करेंगे। विद्यार्थियों 31वां प्रश्न है जैसे रीजनिंग मैथ का प्रश्न करने जा रहे हैं, तो ध्यान से समझना। रीजनिंग मैथ का प्रश्न आपका कभी भी गलत नहीं होगा मित्रों, कभी भी गलत नहीं होगा। मैं जैसे जैसे समझाऊंगा आप ध्यान से एकाग्रचित होकर इसको ध्यान से देखें और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होने दूंगा। तो कबूतरों, पक्षियों, कुत्तों के संबंध में कौन सा चित्र सही निरूपित कर रहा है? यानी कबूतरों, यहाँ पूछा है कबूतरों, पक्षियों और कुत्तों, यानी ये हमारे पास ऑप्शन है, ये हमारे पास 4 ऑप्शन इसी तरीके से एग्जाम में ऑप्शन हमारे पास होंगे। तो यहाँ पर क्या है कबूतर, यहाँ पर क्या है पक्षी, यानी ये कबूतर क्या है ये पक्षी है, कबूतर क्या है एक पक्षी है और कुत्ता क्या है जानवर है। तो ये अलग है और ये दोनों एक ही चीज है। ओके, यहाँ पर क्या दिखा रहा है संबंध, यानी ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए दिखा रहे हैं, तो जुड़े हुए ये नहीं हो सकते हैं। यानी कबूतर, पक्षी और कुत्ते, यानी कबूतर और पक्षी तो एक ही है और कुत्ता जानवर है। ओके, यहाँ दो में देखें, यहाँ पर तीनों को अलग अलग दिखाया हुआ है, तीनों को अलग अलग दिखाया हुआ है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। और ये है 4 नंबर, यानी ये इसी के अंदर सारे को दिखा रखा है। यानी यहाँ पर अगर हम कबूतर यानी पक्षी तो कर सकते हैं, लेकिन ये कुत्ता इसके अंदर नहीं आ सकता, इसके अंदर नहीं आ सकता, तो ये भी आंसर गलत होगा। ये है हमारा आंसर सही है, ये बी हमारा आंसर सही है। इसमें क्या है कि ये जैसे क्या है कबूतर है, ये कबूतर को दर्शाता है और कबूतर एक क्या है पक्षी है, यानी कबूतर क्या है एक पक्षी है, ये हमें ध्यान रखना है। कबूतर यानी कबूतर क्या है पक्षी है और कुत्ता अलग जानवर है, तो ये हमारा आंसर सही होगा। यानी कबूतर एक पक्षी है, ओके, और कुत्ता क्या है जानवर है, तो ये हमारा आंसर सही होगा मित्रों, ये हमारा आंसर सही होगा। हमें ध्यान रखना है कि इस तरीके से हमारा डायग्राम होगा वो सही होगा, वो सही होगा। यानी कबूतर एक पक्षी है और कुत्ता जानवर है, ये कुत्ते को दर्शाता है, ये कुत्ते को दर्शाता है और ये कबूतर को दर्शाता है और ये क्या है ये पक्षी है। यानी कबूतर एक पक्षी है और कुत्ता एक जानवर है। ये डायग्राम हमारा एकदम सही बैठेगा, यानी करेक्ट आंसर हमारा डी है, ये हमें ध्यान रखना है। आगे हम जैसे जैसे करते जाएंगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा विद्यार्थियों। आगे देखें, ये 32वां प्रश्न है हमारा कि दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा दिए गए समुच्चय, यानी ये हमारे पास एक समुच्चय दिया गया है, यानी इसमें क्या है 1 है 8 है 27 है, यानी दिया गया समुच्चय है, इसके समान इनमें से कौन सा समुच्चय है वो हमें जानना है। यानी इनके अंदर कौन सा है जिससे ये जो अंक बने हैं उसी तरीके से इनमें कोई अंक है उसी तरीके से बने हुए होंगे। तो पहले हमें इनको हल करना होता है। जैसे 1 8 और 27 है, इसका पहले हम स्क्वायर करके देखते हैं, यानी स्क्वायर नहीं हो रहा है, यानी इसका 2 गुना 1 का जैसे स्क्वायर होगा तो 1 होगा, 1 गुना 1 बराबर 1 तो आ जाएगा, लेकिन 8 है 8 का स्क्वायर करेंगे तो जैसे 2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 गुना 4 ही होगा, 8 नहीं आएगा, तो ये नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे इसकी क्यूब करके देखते हैं। जैसे 1 की क्यूब कितनी होती है, यानी 1 गुना 1 बराबर 1, यानी 1 आ गया। अब हम 8 है तो 2 की क्यूब करते हैं, यहाँ पर 2 की क्यूब करते हैं, यानी 2 की क्यूब करेंगे तो क्या होगा 2 गुना 2, यानी 2 गुना 4 गुना 8 आ गया। अब हम जैसे 3 की क्यूब करते हैं, जैसे 3 की क्यूब करेंगे तो क्या होगा 3 गुना 3, यानी 3 तिया 9 तिया 27, यानी इसकी क्यूब की है, इसने क्या की है इसकी क्यूब की है। तो इसी तरीके से हमारे को इसमें हल करना है और इस तरीके से आंसर लेके आना है। यानी इनने क्या किया है इसने क्यूब किया है, यानी इसने क्यूब किया, पहले 1 का क्यूब किया है, उसके बाद 2 का क्यूब किया है और फिर 3 का क्यूब किया है। अब हम इन आंसर में से देखते हैं, यानी 64 है, उसमें क्या है जैसे 4 की क्यूब करते हैं
4 गुना 4 गुना 4, जैसे 4 गुना 4 गुना 4 बराबर कितने हो गए? 4 चौका 16, 16 चौका 64 हो गए, 64 आ रहा है यहाँ पर। अब हम इसमें 5 की क्यूब करते हैं, जैसे 5 गुना 5 यानी 5 5 25, 25 5 125, यहाँ पर 125 आ रहा है। उसके बाद 16 है, यानी पहले 4 का किया फिर 5 का किया, अब हम 6 का करेंगे। 6 गुना 6, यानी 6 छिका 36, 36 छिका 216, यानी ये हमारा आंसर है। इसमें क्या है, क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 5 5 25, 25 5 125, यानी 5 आना चाहिए। 5 किसकी क्यूब करेंगे तो 5 आएगा, तो कोई ऐसा ऑप्शन है ही नहीं। 1 की क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, 2 की क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, तो ये 5 नहीं आएगा, ये ऐसे ही गलत है। और 60 यानी ये किसकी क्यूब करेंगे तो 60 आएगा, कोई भी ऐसा हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि क्यूब करने पर 8 आएगा। 2 की 3 की 4 की 5 की क्यूब करेंगे तो 60 नहीं आएगा। ओके, तो यही हमारा गलत है। ये 33 है, कौन से अंक की क्यूब करेंगे तो 33 आएगा, तो नहीं आएगा, तो हमारा आंसर है ये ए नंबर वाला करेक्ट आंसर है। यानी जिस तरीके से इसने हल किया है कि 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, इसी तरीके से इसने किया है कि 4 की क्यूब, 5 की क्यूब और 6 की क्यूब करने पर ये आंसर आया है। तुम्हारा आंसर ये सही है। ओके मित्रों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है जैसे कि राम की उम्र श्याम से 5 गुना है, यानी राम की उम्र श्याम से 5 गुना है। ओके, यानी अगर उन दोनों की उम्र में 8 वर्ष का अंतर है तो राम की उम्र क्या है? तो इसको देखिए आराम से। तो जैसे इसमें पूछा है कि राम की उम्र श्याम से 5 गुना है, यानी राम की उम्र जैसे राम की उम्र कितनी है? राम की उम्र होगी जैसे राम की उम्र और श्याम की उम्र यहाँ लिख लेते हैं, यानी राम और श्याम। ओके, राम की उम्र श्याम से 5 गुना है, यानी राम की उम्र श्याम से, अगर राम की उम्र श्याम से 5 गुना है तो श्याम होगा 1 और वो राम होगा 5, तो श्याम होगा 1 और राम होगा 5, यानी राम की उम्र श्याम से 5 गुना है, यानी राम की उम्र है श्याम से 5 गुना है। ठीक है, यानी श्याम से 5 गुना है। ये यहाँ तक हमने कर लिया है, यहाँ तक कर लिया है। अगर उन दोनों की उम्र में 8 वर्ष का अंतर है, उस दोनों की उम्र में 8 वर्ष का अंतर है, यानी अंतर है, तो जैसे करेंगे यहाँ पर x लगा लेंगे और यहाँ पर भी x लगा लेंगे। ओके मित्रों, यहाँ पर x लगा लेंगे और यहाँ पर भी x लगा लेंगे। तो इसमें क्या है, इन दोनों की उम्र में 8 वर्ष का अंतर है, यानी 8 वर्ष का अंतर है, यानी 5x माइनस 1x बराबर 8, यानी इन दोनों की उम्र में 8 का अंतर है, यानी 8 वर्ष का अंतर है। ठीक है, आगे क्या पूछ रहा है, तो राम की उम्र क्या है? तो हम राम की उम्र अंत में निकालेंगे, क्योंकि राम की उम्र श्याम से 5 गुना है। ये 5 गुना लास्ट में हमारा आंसर आएगा, उसमें हम 5 गुना इसको कर देंगे। देखें, इसको हल करते हैं। 5x माइनस 1x यानी 4x बराबर 8। ओके, अब क्या करेंगे, x है तो इधर 8 है, 8 के बटा में यहाँ पर 4 आ जाएगा। 4 आने पर क्या है, 4 को 2 से हम काट देंगे, यानी x बराबर आ गया 2, यानी क्या आ गया, श्याम, यानी श्याम आ गया 2। श्याम की उम्र कितनी आ गई, ये 2 आ गई, श्याम की उम्र आ गई 2। अब प्रश्न क्या है कि राम की उम्र श्याम से 5 गुना है, यानी राम की उम्र श्याम से 5 गुना थी और इसका अंतर कितना था, 8 का था, अंतर इसका 8 का था, तो इसका क्या आ गया, श्याम का 2 आ गया। अब क्या है, ये कह रहा है राम की उम्र श्याम से 5 गुना है। अब क्या है, वर्तमान में 5 गुना है, 5 गुना है तो क्या है, ये श्याम आ गया x, यानी 2 गुना 5 बराबर 10 आ गया। यानी ये क्या पूछ रहा है, तो राम की उम्र क्या है, राम की उम्र हमारे ऑप्शन में से यहाँ पर है 10 है। हमारे क्या ऑप्शन कितना आ गया, 10 आ गया, तो राम की उम्र कितनी होगी, 10 होगी विद्यार्थियों, ये ध्यान से देखिए। उसके बाद 34वां प्रश्न है हमारा
यानी रीजनिंग के 3 प्रश्न हैं। कल थोड़ा ज्यादा प्रश्न लेके आएंगे, अगले जो हमारा टेस्ट होगा उसमें ज्यादा प्रश्न लेके आएंगे। ठीक है विद्यार्थी, तो 34वां प्रश्न है स्वागत यानी स्वागत शब्द में का सही संधि विच्छेद कौन सा है। यानी हिंदी का है, हिंदी के भी प्रश्न है हमारे पास, वो भी हम करेंगे और उसके बाद में हम जैसे मनोविज्ञान के प्रश्न है वो भी हम करेंगे। स्वागत शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो सही संधि विच्छेद कौन सा है विद्यार्थियों, ये हमें देखना है। जैसे सु प्लस आगत, सौ प्लस आगत, सवा प्लस आगत या सवा प्लस गत। तो हमारा इसमें आंसर है स्वागत शब्द है। जैसे स्वागत यानी स्वागत, इसमें क्या है, इसका सही संधि विच्छेद होगा सु प्लस आगत। क्या होगा, सु प्लस आगत यानी उ, यानी ये क्या है, उ है, उ और प्लस आ है, यानी उ और ए का वह बन जाता है। उ को उ और ए का वह बन जाता है, यानी कौन सी संधि है, यण संधि है। यण संधि में क्या है, उ और ए का वह बन जाता है। तो यहाँ क्या है, उ और आ है तो वा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वा बन जाएगा, वा। तो सु प्लस आगत यानी स्वागत क्या बन गया, उ और आ का वा बन गया। इसका क्या बन गया, वा बन गया, वा बन गया। तो क्या बन गया, स्वागत। तो हमारा आंसर है ए, यानी स्वागत में संधि विच्छेद है सु प्लस आगत और यण संधि है, यण संधि है। ओके, 35वां प्रश्न है पवन शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। यानी पवन शब्द है, इसका सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। यानी हमारे पास ऑप्शन है पो प्लस अन, पै प्लस वन, पै प्लस अवन और पो प्लस अन। तो हमारा आंसर कौन सा है, यहाँ देखने की कोशिश करें, आप पढ़िए आपको कौन सा ऑप्शन है वो सही लग रहा है। तो हमारा सही करेक्ट आंसर होगा पो प्लस अन। पो प्लस अन यानी ये क्या है, अयादी संधि का उदाहरण है। कौन सी है, अयादी संधि का उदाहरण है। ये हमें ध्यान रखना है विद्यार्थियों, कौन सी संधि है, अयादी संधि है। यानी ओ और ओ को छोड़कर, ओ और ओ को छोड़कर अगर असमान स्वर आ जाए, असमान आने पर क्या है कि ओ का औ बन जाता है, ओ का औ बन जाता है। यानी ओ और ओ को छोड़कर, ओ को छोड़कर असमान स्वर आने पर, असमान स्वर आने पर ओ का औ बन जाता है, ओ का औ बन जाता है, औ बन जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। कौन सी संधि है, अयादी संधि है। अयादी संधि में क्या है, ओ प्लस अन है, यानी ओ और ए है, ओ और ए है। अगर ओ होता तो ये अयादी संधि नहीं होती। ये क्या कह रहा है यहाँ पर हमारी परिभाषा में कि ओ और ओ को छोड़कर असमान स्वर आने पर ओ का औ बन जाता है, तो अयादी संधि का उदाहरण है। ओके मित्रों, हमारा आंसर है पो प्लस अन, यानी पो प्लस अन यानी पवन। कौन सा, पवन, यानी औ बन जाता है। पो प्लस अन यानी पौ, पौ आवाज आ रही है, औ की आवाज आ रही है। पो प्लस औ यानी पौ, पवन, यानी औ की आवाज आ रही है तो क्या बन जाता है, यानी ओ और ओ को छोड़कर असमान स्वर आने पर ओ का औ बन जाता है। तो औ बन गया तो हमारी अयादी संधि हमारा अंश है। मित्रों आगे है विषधर में कौन सा समास है, यानी विषधर में कौन सा समास है। यानी विषधर का अर्थ है समास में कि इसका विग्रह है, इसका समास का विग्रह है, विषधर का विग्रह है। यानी इसका विग्रह करते हैं हम कि विषधर यानी विष को धारण करने वाला अर्थात सांप, यानी विष को धारण करने वाला अर्थात सांप, मतलब कि अन्य पद है वो प्रधान है तो बहुव्रीहि समास होगा। जिस शब्द का अन्य पद प्रधान होता है बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे गजानन है उसमें बहुव्रीहि समास है। चंद्रचूड़ है, यानी चंद्रचूड़ है उसमें भी बहुव्रीहि समास है। तो विषधर मतलब विष को धारण करने वाला।
विष को धारण करने वाला, विष को धारण करने वाला यानी कौन सा है? सांप। तो ये सांप है, विष को धारण करने वाला सांप यानी बहुव्रीहि समास का ए नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा, बहुव्रीहि समास। अब हम करेंगे, विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हम जो मानसिक योग्यता के प्रश्न है वो बीएसटीसी में हमारे पूछे जाते हैं, तो जितने भी 40-50 प्रश्न आते हैं तो हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। और अब हम जैसे 5 या 7 प्रश्न मानसिक योग्यता के प्रश्न लेके आते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए विद्यार्थियों। हमारा 37वां प्रश्न है, इसमें क्या है? बालक सामाजिक रूप से औपचारिक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। कब बढ़ता है? कि बालक सामाजिक रूप से औपचारिक परिपक्वता यानी औपचारिक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। तो इसमें हमारा आंसर है, देखो 4 ऑप्शन है हमारे पास। देखें कि इसमें विद्यालय वातावरण में या मित्र समूह में या पास पड़ोस में या घर परिवार में, ये पूछ रहा है कि बालक सामाजिक रूप से यानी सामाजिक रूप से औपचारिक परिपक्वता की ओर कब बढ़ता है। तो सही आंसर है इन 4 ऑप्शनों में से हमारे पास कि विद्यालय वातावरण में, यानी बालक क्या है? विद्यालय वातावरण में औपचारिक रूप से परिपक्वता की ओर बढ़ता है, क्योंकि विद्यालय में क्या है? यह शिक्षा ग्रहण करता है और धीरे धीरे अपनी जो भी है कमियां वो सुधारने लगता है। विद्यार्थी हमारा आंसर है कि बालक वातावरण में सामाजिक रूप से यानी विद्यालय वातावरण में सामाजिक रूप से औपचारिक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। हमारा ए आंसर सही है। 38वां प्रश्न है हमारा, शिशु की प्रथम पाठशाला कौन सी है? यानी शिशु की प्रथम पाठशाला कौन सी है? 4 ऑप्शन है, किंडरगार्टन, नर्सरी, माता पिता या परिवार। तो किंडरगार्टन ये तो पद्धति है, ये तो फ्रोबेल द्वारा दी गई है। किसके द्वारा? फ्रोबेल द्वारा दी गई थी। ओके, और इसमें क्या नर्सरी कक्षा है? ये क्या है? प्रथम पाठशाला पूछ रहा है, यानी प्रथम पाठशाला। तो बालक की शिशु की प्रथम पाठशाला माता पिता होते हैं। प्रथम पाठशाला यानी माता पिता होते हैं। माता पिता के जो भी गुण हैं उनसे वह पहले शिक्षा ग्रहण करता है, उसके बाद परिवार है, उसके बाद वह यानी विद्यालय में प्रवेश कर लेता है। तो हमारा आंसर है सी, यानी शिशु की प्रथम पाठशाला है माता पिता। ओके मित्रों, अगले 39वां नंबर प्रश्न है हमारा कि एक विद्यालय का नेता होता है, यानी पूरा विद्यालय है, यानी पूरा विद्यालय है, यानी ये हमारा विद्यालय है। इस पूरे विद्यालय का नेता कौन होता है? हमारे को समझ में आ जाना चाहिए कि पूरे विद्यालय है ये किसके अंडर में होता है? तो ये प्रधानाध्यापक के अंडर में होता है, छात्र के अंडर में नहीं होता। यानी पूरा एक विद्यालय की बात कर रहा है, यानी ये पूरा विद्यालय है, ये पूरा विद्यालय है। तो इस विद्यालय का नेता कौन है? तो प्रधानाध्यापक होगा, अध्यापक नहीं होगा, क्योंकि अध्यापक से पहले प्रधानाध्यापक का पद बड़ा होता है। ओके विद्यार्थी, सुंदर व हस्तपुष्ट छात्र ये नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर है प्रधानाध्यापक, यानी एक विद्यालय का नेता कौन होता है? प्रधानाध्यापक होता है। ओके मित्रों, आगे 40वां प्रश्न है, संप्रेषण है, यानी संप्रेषण क्या है? हमारे पास ऑप्शन है, कला है, भाषाई आदान प्रदान है, या शैक्षिक योग्यता है, या कला एवं विज्ञान दोनों है। तो हमें इनमें से आंसर को ढूंढना है कि संप्रेषण यानी संप्रेषण क्या है? संप्रेषण में यहाँ पर कला है, भाषाई आदान प्रदान है, शैक्षणिक योग्यता है और कला विज्ञान है। हमारा सही आंसर इसमें है, संप्रेषण एक कला भी है और संप्रेषण एक विज्ञान भी है, यानी कला एवं विज्ञान दोनों है। यानी हमारा आंसर है डी, यानी संप्रेषण कला एवं विज्ञान दोनों है। विद्यार्थियों, हमने आज जैसे 40 प्रश्न हल किए हैं। 40 प्रश्न हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी लगभग 1 घंटे की क्लास है विद्यार्थियों। ये तो इंपॉर्टेंट प्रश्न आज मैं लेके आया हूं आपके लिए। तो इन प्रश्नों का बार बार अध्ययन करना। जिस भी विद्यार्थी ने हिंदी का कोई भी पाठ अभी तक नहीं किया है, तो मैंने पहले वीडियो डाल रखा है, उनमें आप बार बार अध्ययन कीजिए
और देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों आप इस चैनल को, जैसे विश्रांत एजुकेशन चैनल है, ये विश्रांत यानी VISHRANT यानी विश्रांत एजुकेशन EDUCATION यानी ये विश्रांत एजुकेशन चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें विद्यार्थियों। तो ये रोजाना क्लास होगी, ये PTET और प्री BSTC के लिए रामबाण क्लास है विद्यार्थियों। कोई भी प्रश्न इनसे बाहर नहीं जाएगा। हम एकाग्रचित होकर ध्यान से इनका अध्ययन करेंगे तो हम अवश्य सफल होंगे और हमारा PTET और प्री BSTC क्लियर हो जाएगा विद्यार्थियों। तो अब हम कल मिलेंगे, तब तक जय हिंद, राम राम, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.